डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, पेपर इकोनॉमिक्स सेकंड की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं और वह है भारत का औपनिवेशिक शोषण, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। अब तक हमने पढ़ा, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि भारत का जो अतीत रहा है वह बहुत ही गौरवपूर्ण अतीत रहा है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत विश्व में आध्यात्मिक गुरु कहा जाता था और भारत के गौरवपूर्ण अतीत की एक झलक हम 1916 के औद्योगिक आयोग में कही गई बात से ले सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जिस समय आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्मदाता यूरोप में जंगली जातियां निवास करती थी, तब भारत अपने शासकों के वैभव तथा शिल्पकारों की उच्च कोटि की कला के लिए विश्वविख्यात था। अर्थात भारत जो है, आज हम देखते हैं कि जो विश्व के सभ्य और समृद्ध कहलाने वाले देश हैं, जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका आदि, जब आर्थिक दृष्टि से ये राष्ट्र पिछड़े हुए थे, अंधकार में डूबे हुए थे, तब भारत अपनी आर्थिक संपन्नता और आध्यात्मिक उच्चता के कारण समूचे विश्व का मार्गदर्शक माना जाता था। समूचे विश्व का हम कहें कि एक शिरोमणि राष्ट्र के रूप में विख्यात था और जो है अपना परचम पूरे विश्व में लहरा रहा था। औरंगजेब के शासनकाल तक भारत विश्व का सर्वाधिक धनी एवं संपन्न राष्ट्र था और अपनी शिल्पकला के लिए, अपनी व्यावसायिक कुशलता के लिए और अपने आध्यात्मिक दर्शन के कारण पूरे विश्व में हमारे भारत की धाक जमी हुई थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद विदेशी फिरंगियों ने अपने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों के लिए भारतीय जनता में कलह और पारस्परिक द्वेष के बीज बोना प्रारंभ कर दिए और हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत की संपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता जो थी वो ब्रिटिश सरकार के कब्जे में आ गई थी। कार्ल मार्क्स ने भी भारत के अंतर्गत ब्रिटिश शोषण एवं आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए लिखा है कि इंग्लैंड को भारत में विनाशकारी तथा पुनरुद्धार का दोहरा मिशन पूरा करना था। पहला भारत का आर्थिक शोषण और दूसरा उसकी प्राचीन सभ्यता का समापन और पश्चिमी सभ्यता की भौतिकवादी आधारशिला रखना। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के बर्बरतापूर्ण शोषण एवं ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण जो है भारत का बहुत अधिक शोषण किया गया। अब भारत का जो औपनिवेशिक शोषण किया गया उसके कई रूप थे, कई तरह से उसका शोषण किया गया। उनमें से सबसे पहला हम लेते हैं भारत में उपनिवेशीय शोषण के रूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला है दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था द्वारा शोषण। ब्रिटिश उपनिवेश स्थापना के पूर्व भारत के कई भागों में ग्राम सामुदायिक व्यवस्था लागू थी, जिसमें खेती करने वाला ही भूमि का स्वामी होता था और शासन से उसका सीधा संबंध था और भूमि के प्रयोग के बदले में वे किसान अपनी उपज का एक छोटा सा अंश लगान के रूप में देते थे। लेकिन 1765 में
जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले तो उन्होंने जमींदारी प्रथा को जन्म दिया और दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से भारतीय कृषि का शोषण किया। उसके बाद 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बंगाल, बिहार, बनारस एवं उत्तरी मद्रास में लागू की, जिसके अंतर्गत भूमि जमींदारों को सौंप दी गई और जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूल करते थे और उसका केवल कुछ निर्धारित भाग सरकारी खजाने में जमा कराते थे और इससे जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को सुदृढ़ करने का मौका मिल गया और भारतीय किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया, जिससे कि जो है किसानों की हालत में बहुत जो हम कहेंगे कि किसानों की हालत बहुत बुरी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जमींदारी और जागीरदारी प्रथा ने एक मध्यस्थ एवं अनुपस्थित भूस्वामी वर्ग को जन्म दिया, जिससे कृषकों का शोषण का मार्ग और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया। जमींदार किसान कृषि के विकास में कोई रुचि नहीं लेते थे और मनमाने ढंग से लगान वसूल करते थे और जिसके कारण से उनका विलासितापूर्ण अनैतिक जीवन शुरू हो गया। दूसरा जो फॉर्म है वह है दोषपूर्ण औद्योगिक नीति द्वारा शोषण। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की सफलता के लिए भारत के जो स्वदेशी उद्योग थे उनके पतन की नीति अपनाई। उन्होंने भारत को कच्चा माल उत्पादक देश बना दिया और ब्रिटिश निर्मित माल का बाजार देश बना दिया और अपनी औद्योगिक क्रांति को सफल करने की भरसक कोशिश की। उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करने के लिए यहाँ के कारीगरों तक का बेहद शोषण किया, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि उनके अंगूठे तक कटवा दिए, जिससे कि वो कोई कार्य ना कर सके। यह एक तरह से कहें तो ब्रिटिश शासन का के शोषण का एक बहुत ही विभत्स रूप था, यह उनके शोषण की पराकाष्ठा थी। 1833 में एक चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के पूंजीपतियों को भारत में फैक्ट्रियां लगाने की अनुमति दे दी और इससे बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी का निवेश हुआ और उन्होंने उद्योगों पर अपना एकाधिकार जमा लिया और भारतीय उद्योगों को पतन के गर्त में धकेल दिया। भारतीय उद्योगों के पतन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए हेनरी कॉटन जो है उन्होंने लिखा है कि वे कुटुंब जो उद्योगों के कारण वैभव संपन्न थे वे नगर छोड़ने को विवश हो गए और जीविकापार्जन के लिए गांवों में आश्रय पाने लगे। इस प्रकार की विनाश लीला केवल ढाका में ही नहीं वरन सभी जिलों में उत्पन्न हो गई थी। तो इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश शासकों ने देश के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया और अपना सामान, अपना निर्मित माल भारत में झोंक दिया, जिससे हमारे स्वदेशी उद्योग जो है बिल्कुल नष्ट हो गए और हमारे कारीगरों को तरह तरह की यातनाएं देने के कारण उनके पारंपरिक जो व्यवसाय थे वो सारे छूट गए और वे गरीबी की रेखा पर आ गए। तीसरा जो है स्वतंत्र व्यापार नीति द्वारा शोषण। व्यापार नीति भी उन्होंने जो अपनाई वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शोषण का कारण बनी। नीति उनकी कैसी रही कि उन्होंने भारत से कच्चा माल ले जाने
की नीति बनाई और वहाँ से निर्मित माल लाकर यहाँ पर बेचने के लिए जो है उसको यहाँ पर बेचने के लिए भी नहीं बल्कि हम कहेंगे कि अपने निर्मित माल को उन्होंने भारत के बाज़ार में थोपा, जिसके कारण से उन्होंने अत्यधिक यहाँ पर लाभ कमाया और सारा लाभ वो उठाकर अपने देश ले जाते थे और भारत को जो है शोषण, भारत का अच्छा खासा वो शोषण करते थे। इसके अलावा भारत के निर्यातों को हतोत्साहित करने के लिए उन्होंने वहाँ पर ऊंचे कर लगाए, जबकि भारत में जो सामान आयात होता था वहाँ से उस पर उन्होंने काफ़ी छूट दी, जिससे कि भारत के उद्योग धंधों का विनाश हुआ और यहाँ के जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी खराब हुई। इंग्लैंड में भारत निर्मित कपड़ों के पहनने पर कई प्रकार के उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए और यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में तो उन्होंने मृत्यु दंड तक की घोषणा कर दी। तो ऐसी स्थिति में भारत का जो माल निर्यात होता था वो वहाँ पे बिक नहीं पाता था और भारत का निर्यात जो है वो उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश करते थे हर तरह से, और भारत को सिर्फ एक आयातक देश बना के उन्होंने रख दिया और उसमें वो जो है अपना लाभ कमाते थे। चौथा रूप है रेलों के विकास द्वारा शोषण। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में रेलों का विकास किया गया। यह विकास हमारे देश के विकास के लिए नहीं किया गया था, यह किया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर शोषण करने के लिए। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए यहाँ जो विद्रोह होते थे सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उस विद्रोह को दबाने के लिए और भारत में इंग्लैंड के निर्मित माल को खपाने के लिए उन्होंने यहाँ पर रेलों का विकास किया और उसमें भी उन्होंने अनुचित और भारी लाभ कमाने के लिए क्या किया कि 1849 से 1869 की अवधि में रेलों के निर्माण में गारंटी व्यवस्था लागू की, जिससे ब्रिटिश पूंजीपतियों एवं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारी और अनुचित लाभ कमाया। तो इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश पूंजीपतियों को रेलों के निर्माण का जो है अवसर देकर उन्होंने उनको भारी लाभ पहुंचाया और भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। इसी तरह से रेलों के विकास के कारण इंग्लैंड का मशीन निर्मित माल देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचने लगा। स्वदेशी उद्योगों का निर्मित माल उनकी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाया और उनका पतन हुआ। इसके अलावा रेलों के विकास के लिए बड़ी मात्रा में लौह सामग्री का आयात करने से इंग्लैंड के लौह इस्पात उद्योग को भारी फायदा हुआ और यह भी हमारे शोषण का एक तरीका रहा। नेक्स्ट बिंदु है आर्थिक साधनों के बाह्य बहाव द्वारा शोषण। उन्होंने किसने ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में भारत का आर्थिक शोषण जो किया गया वह जो है बाह्य बहाव के रूप में भी किया गया और यह जो साधन हमारे संसाधनों का जो ड्रेनेज था, बाह्य बहाव था, वह कई प्रकार से हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अर्जित भारी लाभ, लूट खसोट का धन ब्रिटेन भेजा गया। रेलवे गारंटी योजना के अंतर्गत ब्रिटेन के पूंजीपतियों को लगभग 22.8 करोड़ पाउंड का लाभ भुगतान करना, होम चार्जेस की राशि वसूल करना, सार्वजनिक ऋणों से शोषण और युद्ध संबंधी व्ययों की वसूली, अंग्रेजी अधिकारियों का भारी भरकम वेतन भत्ते आदि चुकाना, ये सभी बाह्य बहाव का एक रूप थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि सन 1757 से 1833 की अवधि में लगभग 15 करोड़ पाउंड तुल्य आर्थिक साधनों का बाह्य बहाव हुआ। होम चार्जेज के रूप में 1835 से 1939 की अवधि में औसतन 95 करोड़ पाउंड इंग्लैंड को चुकाए गए।
इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संसाधनों का बेहिसाब और अनुचित तरीके से बाह्य बहाव हुआ। उन्होंने भारत का जितना शोषण वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो ये सब फॉर्म थे जो भारत के औपनिवेशिक शोषण के हम कह सकते हैं कि रूप हैं, और इनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। तो आज मैं इतना ही रखती हूँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।